हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला, बोले महाराष्ट्र में जिम्मेदारियों से भाग रही है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में इस महामारी के बीच सरकार गिराने के प्रयास के आरोपों पर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि अभी महाराष्ट्र में सरकार बदले। राज्य में इस महामारी से स्थिति चिंताजनक है। देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उस बयान पर भी हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस सिर्फ सरकार को सपोर्ट कर रही है, पार्टी वहां अहम खिलाड़ी नहीं है। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ऐसा कहकर अपनी जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, क्या देवेंद्र फडणवीस की कही गई बातों से आप भी सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इस्लामोफोबिया फैलाने के आरोप पर मालदीव के बाद सऊदी अरब और यूएई ने भारत का किया समर्थन, मलेशिया ने भी बदला स्टैंड। जी हां दोस्तों, इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में भारत पर इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाकर घेरने की पाकिस्तान की कोशिश एक बार फिर नाकाम साबित हुई है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक इस मामले पर मालदीव के बाद सऊदी अरब और यूएई ने भी भारत का साथ दिया है। 3 दिन पहले ओआईसी की वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इसमें पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। इस पर मालदीव ने कहा था कि सोशल मीडिया पर चंद लोग जो हरकतें या बयानबाजी करते हैं उसे 130 करोड़ भारतीयों की राय नहीं समझा जा सकता। भारत के रणनीतिक साझेदार और भरोसेमंद दोस्त ओमान ने भी ओआईसी में इसे भारत का अंदरूनी मसला बताया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। श्रमिक ट्रेन को लेकर उद्धव सरकार के आरोपों पर बरसे रेल मंत्री पीयूष गोयल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। रेलवे ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि राज्य सरकार यात्रियों के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध करा रही है, जिसकी वजह से कई श्रमिक विशेष ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि रेलवे ने मंगलवार को 145 ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई थी, लेकिन दोपहर 3 बजे तक सिर्फ 13 ट्रेन ही चल सकी क्योंकि यात्री बहुत कम थे। उन्होंने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर हमने आज 145 श्रमिक विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। यह ट्रेन सुबह से तैयार खड़ी है। दोपहर 3 बजे तक 50 ट्रेनों को रवाना हो जाना चाहिए था, लेकिन यात्रियों की कमी की वजह से सिर्फ 13 ट्रेनें ही रवाना हुई। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित करने में पूर्ण सहयोग दे कि परेशान प्रवासी श्रमिक अपने घर पहुंचे और श्रमिकों को समय पर स्टेशन पहुंचाया जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर केंद्र सरकार पर झूठा आरोप लगा रही है? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने मोनेटोरियम के दौरान लोन के ब्याज माफ करने की याचिका पर आरबीआई को थमाया नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लॉकडाउन के संबंध में घोषित की गई मोहलत के दौरान लोन पर ब्याज वसूलने के खिलाफ नोटिस जारी किया है। बीते 27 मार्च को आरबीआई ने पहली बार होम और टर्म लोन समेत सभी ऋणों पर 3 महीने की मोहलत की घोषणा की थी। इसके साथ ही 3 महीनों के लिए क्रेडिट कार्ड के बकाया पर भी मोहलत की घोषणा की थी। इस प्रावधान ने लोगों को 3 महीने के लिए ऋण भुगतान को स्थगित करने का विकल्प दिया, लेकिन इससे प्रभावी रूप से मासिक किस्तों की संख्या में वृद्धि की थी, क्योंकि मोनेटोरियम ब्याज भुगतान पर कोई छूट प्रदान नहीं करता है। हालांकि ग्राहकों और उनके खातों की क्रेडिट हिस्ट्री को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में टैग नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के बढ़ते मामले और सीमा पर तनाव के बीच अपने नागरिकों को भारत से निकालेगा चीन। जी हां दोस्तों, भारत और चीन सीमा पर जारी तनाव और पश्चिमी व उत्तरी भारत में बढ़ते इस महामारी के मामलों के बीच चीन ने अपने नागरिकों को भारत से निकालने का फैसला किया है। नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की ओर से सोमवार को जारी नोटिस में यह जानकारी दी गई। चीनी दूतावास ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों को एक आवश्यक नोटिस के जरिए सूचित किया है कि उनके घर वापस जाने के लिए विशेष उड़ानें उपलब्ध होंगी। नोटिस में कहा गया है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने विशेष रूप से उन छात्रों और पर्यटकों के लिए विस्तृत योजना बनाई है जिन्हें चीन जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार बोर्ड के टॉपर्स की दिल छू लेने वाली कहानियां, कोई मजदूर तो कोई सब्जी बेचने वाले का बच्चा। जी हां दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है। इस बार कुल 80.59% विद्यार्थी पास हुए हैं। रोहतास जिले के हिमांशु राज स्टेट टॉपर रहे तो टॉप 10 स्थानों पर कुल 41 विद्यार्थियों ने कब्जा जमाकर अपना और अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। अधिकतर टॉप करने वाले विद्यार्थी बेहद गरीब परिवारों के चिराग हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा की रोशनी से उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अभी तक पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के सांसदों के शामिल होने से चिढ़ा चीन। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों के ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेई के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पर विवाद हो गया है। चीन ने भारत के इस कदम को उसके आंतरिक मामलों पर दखल देना करार दिया है। बीजेपी के 2 सांसदों मीनाक्षी लेखी और राहुल कसवान के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए त्साई इंग-वेई के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और वेन को बधाई भी दी। लेखी और कसवान समेत दुनिया भर के 41 देशों के कुल 42 हस्तियों ने इस इवेंट में शिरकत की थी। दरअसल चीन ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं देता है और उसे अपना ही एक हिस्सा बताता है। त्साई इंग-वेई के शपथ ग्रहण समारोह में लेखी और कसवान के वर्चुअल प्रेजेंस के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोदी सरकार ने ताइवान के प्रति अपनी नीति बदल दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूएस की इस कंपनी ने इस महामारी की दवा का ह्यूमन ट्रायल किया शुरू। जी हां दोस्तों, अमेरिका की एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में इस महामारी के संक्रमण की दवा का मनुष्यों में परीक्षण शुरू करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने कहा है कि दवा इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवावैक्स के लीड रिसर्चर डॉक्टर ग्रेगरी ग्लेन के मुताबिक मेलबर्न और ब्रिस्बेन शहर के 131 लोगों पर इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अमेरिका इस महामारी की दवा सफलतापूर्वक बना पाएगा? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। हांगकांग पर अमेरिका के बढ़ते दखल से परेशान हुआ चीन, दे डाली चेतावनी। जी हां दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका की हांगकांग पर नए सुरक्षा कानून पर बढ़ते दखल को देखते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर अमेरिका चीन के हितों को आघात पहुंचाता रहेगा तो चीन भी इसके विरोध में जरूरी कदम उठाएगा। चीन का यह रिएक्शन अमेरिका के उस बयान के बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि अगर हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू होता है तो वह हांगकांग के साथ विशेष व्यापारिक हितों को खत्म कर सकता है। चीन के विशेष मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियन ने कहा है कि कौन से कानून कैसे और कब हांगकांग को बनाने चाहिए, यह पूरी तरह से चीन के दायरे में आता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जापान में हटाई गई इस महामारी के चलते लगाई गई इमरजेंसी, पीएम शिंजो आबे ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, जापान में इस महामारी के चलते लगाई गई इमरजेंसी हटा ली गई है। इस बारे में प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ऐलान किया है। शिंजो आबे ने पूरे देश में लगी स्टेट ऑफ इमरजेंसी हटा ली है। इसके बाद उन इलाकों में लगे प्रतिबंध भी खत्म हो गए हैं जहां इमरजेंसी की वजह से कामकाज ठप पड़ा था। एक टेलीविजन इंटरव्यू में शिंजो आबे ने कहा है कि हमने इमरजेंसी हटाने के लिए काफी कड़े पैमाने तय कर रखे थे। अब जाकर हमने उन पैमानों को छुआ है, जिसके बाद इमरजेंसी हटाने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि देश इस महामारी से लड़ने में कामयाब रहा है और देश ने इस संक्रमण को फैलने से रोकने में भी कामयाबी पाई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली, यूपी, मुंबई में बरस रही है आग। इन राज्यों में आईएमडी ने जारी किया तेज बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, गर्मी ने इस समय सभी लोगों का बुरा हाल कर रखा है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और यूपी में पारा 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। स्काईमेट के अनुसार साल 2020 के मानसून सीजन की शुरुआत इस सप्ताह के अंत तक शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बीच उत्तर, मध्य और दक्षिणी तथा पूर्वी भारत में अगले 2
2 दिनों तक लू और गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद कम ही है। ऐसे समय में जब उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीट वेव्स की स्थिति विकराल हो गई है, तो वहीं भारत के मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी है। इसके अलावा दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार गर्म हवाओं का जोर कई इलाकों में 28 मई तक बना रहेगा। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में गर्म हवाएं चलती रहेंगी। मध्य भारत के राज्यों में भी 28 जून तक लू का अनुमान है। 28 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत को कुछ राहत मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में फिर लगाया जा सकता है लॉकडाउन। इस महामारी के गंभीर होने का बढ़ता ही जा रहा है खतरा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अगर लोगों ने रोकथाम के उपायों का पालन नहीं किया तो ईद की छुट्टियों के बाद मुल्क में सख्ती के साथ फिर लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। इसमें ढील दिए जाने के बाद देश में इस महामारी के गंभीर होने का खतरा बढ़ गया है। डॉन अखबार में मंगलवार को छपी खबर के अनुसार स्वास्थ्य मामलों पर प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक जफर मिर्जा ने कहा है कि इस महामारी की रोकथाम के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और अगर यही प्रवृत्ति बनी रही तो हम सख्त लॉकडाउन को दोबारा लागू कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि दुर्भाग्य से लोगों में यह धारणा बन रही है कि मुल्क में यह खतरनाक वायरस सिर्फ ईद तक रहेगा। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि अगर लोगों ने बचाव के उपायों का पालन नहीं किया तो यह संकट बेहद ही गंभीर हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार के इस फंड से ग्रामीण भारत में 30 लाख लोगों को मिल सकती है आजीविका। जी हां दोस्तों, डेयरी कोऑपरेटिव्स की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता और डेयरी प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए एक अलग कोष बनाने की घोषणा हुई है। ब्याज अनुदान भी ऐलान किया गया है। ये सब घोषणाएं तब हुई है जब सहकारी समितियों ने लॉकडाउन के बीच दूध और उत्पादों की निर्बाध खरीद और वितरण को सुनिश्चित किया है। निजी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह घोषणा डेयरी सेक्टर द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम की सराहना करने वाली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को लेकर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। जरूरत पड़ी तो और राहत देगी सरकार। जी हां दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि पहले चरण में गरीबों के लिए पैकेज दिया गया। सरकार नए सुझावों पर गौर कर रही है। सरकार राज्यों को हर संभव मदद दे रही है। देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। इस समय जान और जहान दोनों बचाना ही जरूरी है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर इस महामारी का बहुत ही बुरा असर पड़ा है। 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज अंतिम नहीं है। बाजार से अतिरिक्त 4.2 लाख करोड़ रुपए उठाए जाएंगे। रिफॉर्म का मकसद विदेशी निवेश बढ़ाना भी है। 3 लाख करोड़ रुपए MSMEs के साथ छोटे बिजनेस के लिए भी दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रिपल रियर कैमरे वाला स्मार्टफोन Vivo Y70s 5G हुआ लॉन्च। जी हां दोस्तों, चाइनीज स्मार्टफोन मेकर Vivo ने Vivo Y70s 5G चीन में लॉन्च कर दिया है। Vivo का यह पहला स्मार्टफोन है जो Samsung Exynos 880 SoC से लैस है। इसमें 5G फीचर दिया गया है। Vivo Y70s 5G में 6.53 इंच का डिस्प्ले, 128 GB ऑनबोर्ड स्टोरेज और ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। इस फोन की बिक्री अगले महीने से होगी। हालांकि फोन की ग्लोबल रिलीज कब होगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कंपनी ने इस फोन को चीन में 21,200 रुपए में लॉन्च किया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।